दोस्तों, निम्बल नोट्स में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास एनसीईआरटी क्लास 8 की सेकेंड चैप्टर व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता के इम्पोर्टेंट टॉपिक को अच्छे से समझेंगे। तो चलिए इस चैप्टर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। इस अध्याय में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि कैसे पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन होती है और बंगाल में व्यापार शुरू करती है। फिर हम व्यापार से युद्धों तक के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम पलासी का युद्ध तथा कंपनी का फैलता शासन का भी अध्ययन करेंगे। अध्याय के अंत में हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं जैसे टीपू सुल्तान शेरे मैसूर, मराठों से लड़ाई, सर्वोच्चता का दावा, विलय नीति तथा नए शासन की स्थापना का भी विस्तार से चर्चा करेंगे। इस चैप्टर का पहला टॉपिक है पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर यानी इजाजतनामा हासिल कर लिया, जिससे कंपनी को पूरब से व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया। इस इजाजतनामा का मतलब यह था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती थी। इस चार्टर के सहारे कंपनी समुद्र पार जाकर वहां से सस्ती कीमत पर चीजें खरीदकर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमत पर बेच सकती थी। लेकिन यह शाही दस्तावेज दूसरी यूरोपीय ताकतों को पूरब के बाजारों में आने से नहीं रोक सकता था। जब तक इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका के पश्चिमी तट को छूते हुए केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करते, तब तक पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी। वे गोवा में अपना ठिकाना बना चुके थे। पुर्तगाल के खोजी यात्री वास्को दी गामा ने 1498 में पहली बार भारत तक पहुंचने के इस समुद्री मार्ग का पता लगाया था। 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक डच भी हिंद महासागर में व्यापार की संभावनाएं तलाशने लगे थे। कुछ ही समय बाद फ्रांसीसी व्यापारी भी सामने आ गए। हमारा अगला टॉपिक है ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई। कंपनी के व्यापारी यहीं से अपना काम चलाते थे। इन व्यापारियों को उस जमाने में फैक्टर कहा जाता था। इस फैक्ट्री में वेयर हाउस था, जहां निर्यात होने वाली चीजों को जमा किया जाता था। यहीं पर उसके दफ्तर थे, जहां पर कंपनी के अफसर बैठते थे। जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी के सौदागरों और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास आकर बसने के लिए प्रेरित किया। 1696 तक कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया था। 2 साल बाद उसने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांवों की जमींदारी भी खरीद ली। इनमें से एक गांव कालीकत्ता था, जो बाद में कलकत्ता बना। कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए भी तैयार कर लिया कि वह कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दे। हमारा अगला टॉपिक है व्यापार से युद्धों तक। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव काफी बढ़ गया था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे थे। उस समय दूसरी क्षेत्रीय ताकतों की स्थिति भी ऐसी ही थी। मुर्शिद कुली खान के बाद अली वर्दी खान और उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। ये सभी शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने कंपनी को रियासतें देने से मना कर दिया। कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उन्होंने दलील दी कि उसकी वजह से बंगाल सरकार की राजस्व वसूली कम होती जा रही है और नवाबों की ताकत कमजोर पड़ रही है। कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी। उनके अफसरों ने अपमानजनक चिट्ठियां लिखी और नवाबों व उनके अधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास किया। कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारों की मांगों से कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा है। कंपनी को इस बात का भी यकीन था कि अपना व्यापार फैलाने के लिए उसे अपनी आबादी बढ़ानी होगी, गांव खरीदने होंगे और किलों का पुनः निर्माण करना होगा। ये टकराव दिनों दिन गंभीर होते गए।
अंततः इन टकरावों की परिणति पलासी के प्रसिद्ध युद्ध के रूप में हुई। हमारा अगला टॉपिक है पलासी का युद्ध। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफी भय था। सिराजुद्दौला की जगह कंपनी एक ऐसा कठपुतली नवाब चाहती थी जो उसे व्यापारिक रियासतें और अन्य सुविधाएं आसानी से प्रदान करे। कंपनी ने प्रयास किया कि सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदियों में से किसी को नवाब बना दिया जाए। कंपनी को कामयाबी नहीं मिली। जवाब में सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि कंपनी उनके राज्य के राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाना बंद कर दे, किलेबंदी रोके और बकाया राजस्व चुकाए। जब दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं हुए तो अपने 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब की फौजी ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया, गोदाम में ताला लगा दिया, अंग्रेजों के हथियार छीन लिए और अंग्रेजी जहाजों को घेरे में ले लिया। इसके बाद नवाब ने कंपनी के कलकत्ता स्थित किले पर कब्जा के लिए उधर का रुख किया। कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर सुनने पर मद्रास में तैनात कंपनी के अफसरों ने भी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना कर दिया। इस सेना को नौसैनिक बेड़े की मदद भी मिल रही थी। इसके बाद नवाब के साथ लंबे समय तक सौदेबाजी चली। आखिरकार 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक बड़ा कारण उसके सेनापतियों में से एक सेनापति मीर जाफर था। मीर जाफर ने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। रॉबर्ट क्लाइव ने यह कहकर उसे अपने साथ मिला लिया था कि सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफर को नवाब बना दिया जाएगा। पलासी का युद्ध इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि भारत में यह कंपनी की पहली बड़ी जीत थी। हमारा अगला टॉपिक है कंपनी का फैलता शासन। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। बक्सर की लड़ाई के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात कर दिए। ये कंपनी के राजनीतिक या व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे। उनका काम कंपनी के हितों की रक्षा करना और उन्हें आगे बढ़ाना था। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में भी दखल देने लगे थे। अगला राजा कौन होगा, किस पद पर किसको बिठाया जाएगा, इस तरह की चीजें भी कंपनी के अफसर ही तय करना चाहते थे। कई बार कंपनी ने रियासतों पर सहायक संधि भी थोप दी। जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती थी उसे अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं रहता था। उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी और सहायक सेना के रखरखाव के लिए वह कंपनी को पैसा देती थी। अगर भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाते थे तो जुर्माना के तौर पर उनका इलाका कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। हमारा अगला टॉपिक है टीपू सुल्तान शेरे मैसूर। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। हैदर अली और उनके विख्यात पुत्र टीपू सुल्तान जैसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर काफी ताकतवर हो चुका था। मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था, जहां से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोक दिया था। टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध विकसित किए और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। सुल्तान के इन कदमों से अंग्रेज आग बबूला हो गए। उन्हें हैदर अली और टीपू सुल्तान बहुत महत्वाकांक्षी, घमंडी और खतरनाक दिखाई देते थे। अंग्रेजों को लगता था कि ऐसे राजाओं को नियंत्रित करना और कुचलना जरूरी है। फलस्वरूप मैसूर के साथ अंग्रेजों की 4 बार जंग हुई। श्रीरंगपट्टनम की आखिरी जंग में कंपनी को सफलता मिली। अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारे गए और मैसूर का राजकाज पुराने वोडियार राजवंश के हाथों में सौंप दिया गया। इसके साथ ही मैसूर पर भी सहायक संधि थोप दी गई। हमारा अगला टॉपिक है मराठों से लड़ाई। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं।
18वीं शताब्दी के आखिर से कंपनी मराठों की ताकत को भी काबू और खत्म करने के बारे में सोचने लगी थी। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने का मराठों का सपना चूर चूर हो गया। एक के बाद एक कई युद्धों में कंपनी ने मराठों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पहला युद्ध 1782 में सलबाई संधि के साथ खत्म हुआ, जिसमें कोई पक्ष नहीं जीत पाया। दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध कई मोर्चों पर लड़ा गया। इसका नतीजा यह हुआ कि आगरा व दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में आ गए। 1817 से 1819 के तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में मराठों की ताकत को पूरी तरह कुचल दिया गया। पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर भेज दिया गया। अब विंध्य के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो चुका था। हमारा अगला टॉपिक है सर्वोच्चता का दावा। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। लॉर्ड हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल के नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू की गई। कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए वह भारतीय राज्यों से ऊपर है। 1830 के दशक के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से बहुत डरी हुई थी। कंपनी को भय था कि कहीं रूस का प्रभाव पूरे एशिया में फैलकर उत्तर पश्चिम से भारत को भी अपने चपेट में ना ले ले। इसी डर के चलते अंग्रेज अब उत्तर पश्चिम भारत पर भी अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। उन्होंने 1838 से 1842 के बीच अफगानिस्तान के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ी और वहां अप्रत्यक्ष कंपनी शासन स्थापित कर लिया। हमारा अगला टॉपिक है विलय नीति। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। लॉर्ड डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई जिसे विलय नीति का नाम दिया गया। यह सिद्धांत इस तर्क पर आधारित था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है तो उसकी रियासत हड़प कर ली जाएगी, यानी कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाएगी। इस सिद्धांत के आधार पर एक के बाद एक रियासतें सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी और 1856 में कंपनी ने अवध को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। हमारा अगला टॉपिक है कंपनी की फौज। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। मुगल फौज में मुख्य रूप से घुड़सवार और पैदल सेना थी। उन्हें तीरंदाजी और तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिया जाता था। ग्रामीण इलाकों में सशक्त किसानों की बड़ी संख्या थी। स्थानीय जमींदार मुगलों को जरूरत पड़ने पर पैदल सिपाही मुहैया कराते थे। 19वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेज एक समरूप सैनिक संस्कृति विकसित करने लगे थे। सिपाहियों को यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षण, अभ्यास और अनुशासन सिखाया जाने लगा। अब उनका जीवन पहले से भी ज्यादा नियंत्रित था। ओके दोस्तों, इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट टॉपिक को आप एक बार फिर से देख लें ताकि आपको पता चले कि आपने इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक को समझा है।